हेलो दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इससे प्रश्न जो है आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों काफ़ी ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ इसमें आप और भी देखेंगे कि जो न्यूज़पेपर से, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं बहुत सारे न्यूज़पेपर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सब की जो क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन जो है जो आज हम जो है देखने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों 26 जनवरी 2023 के न्यूज़पेपर में बहुत से लोगों ने उसको देखा होगा और कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। तो उसमें संविधान से संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, वो भी जो है इसमें जो है हमने शामिल किए हैं। तो उन सभी चीज़ों पे जो है वन बाय करके हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है कि ये जो क्वेश्चन है नंबर फर्स्ट कि 2023 का जो पुरुष ऑस्ट्रेलियन ओपन है, दोस्तों सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो क्योंकि 2023 स्टार्ट हुआ है तो स्टार्टिंग में ही कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, जिसमें जो है पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ने यह सीरीज को जीत लिया है। ठीक है, जो टेबल टेनिस का जो खेल है ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसमें जो नोवाक जोकोविच ने जो है ये जीता और ये 10वीं बार जो है ये प्रतियोगिता, ये चैंपियनशिप जीती। क्वेश्चन बनता है कि तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? तो उसमें दो नाम तो ऐसे होते हैं जो अक्सर आगे पीछे होते रहते हैं, एक नोवाक जोकोविच और एक राफेल नडाल। ठीक है, तो इन्हीं दोनों में से एक मतलब वो भी ऑप्शन में रहते हैं, तो इन्हीं दोनों में से ऑप्शन रहेंगे तो इन्हीं में से टिक करना होता है। तो ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविच है, बहुत से लोग राफेल नडाल भी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इनका जो आंसर है वो है नोवाक जोकोविच। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता उन्होंने 2023 का। नेक्स्ट है नेक्स्ट है देश में उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में, यानी उड़ीसा जो मध्य प्रदेश का जो उड़ीसा राज्य है उसकी जो राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ जो है हॉकी विश्व कप जो है टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें कि जर्मनी ने बेल्जियम को 5-4 से हराकर ये मतलब वो विश्व विजेता बन गई। कहने का मतलब ये कि जो हाल ही में उड़ीसा में हॉकी विश्व कप का आयोजन हुआ उसमें जर्मनी चैंपियन बना और उसने किसको हराया? फॉर्मर यानी पिछली बार चैंपियन बेल्जियम को जो है उसने 5-4 से हरा दिया। तो ध्यान रखिएगा, जो पिछला मुकाबला हुआ था हॉकी विश्व कप का उसमें बेल्जियम जीता था, लेकिन इस बार का जो मुकाबला हुआ उसमें जो है जर्मनी जीता। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि दो हॉकी विश्व कप का जो आयोजन उड़ीसा में हुआ, इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसके पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी पढ़ें उसको क्लियर पढ़ें। केवल ये मत पढ़िए कि हॉकी विश्व कप का आयोजन नहीं, हॉकी विश्व कप किसने जीता? जर्मनी जीता। लेकिन किसको हराया, कितने से हराया, कहाँ आयोजन हुआ, ये आपको अगर नहीं पता है तो आपको ये भी पता होना जरूरी है, क्योंकि ये भी प्रश्न का एक हिस्सा है। इससे भी प्रश्न जो है पूछा जाता है, तो ये भी जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, तो उड़ीसा में हुआ, उसकी राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित हुआ, जर्मनी ने बेल्जियम को 5-4 से हराया। पिछली बार की विजेता बेल्जियम थी और पिछली बार का हॉकी विश्व कप भी भारत में हुआ था, ये अभी मैं आपको बता दूं। चलिए, जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मध्य प्रदेश में जो की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन चल रहा है, कौन से नंबर का है? पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर कैसे प्रश्न पूछा जाएगा मैं वो बताऊंगा। तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का जो आयोजन हो रहा है, अभी चल रहा है, वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से शुरू हुआ। ठीक है, तो यानी 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन मध्य प्रदेश से हो रहा है, पहली बात। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, 30 जनवरी 2023 से जो है इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हुई। इसके बाद जो है पहली बार जो है 2018 में ये यूथ गेम हुए थे, 2019 में पुणे में हुए थे। ठीक है, 2020 में गुवाहाटी में और 2021 का पंचकुला में हुआ था। ठीक है, ये आयोजित हो चुके हैं। तो इस दृष्टि से क्रम में ये 5वें नंबर का हुआ और ये कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा है। इसके बाद जो है ये खेलो इंडिया गेम जो है मध्य प्रदेश के 8 शहरों में तथा दिल्ली में इसके अलावा दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे, यानी टोटल 9 शहरों में जो है ये आयोजित होगा। ठीक है, तो खेलो इंडिया की गेम का जो है खेल का गेम का आयोजन जो है मध्य प्रदेश के 8 शहरों में
तथा दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा जो है इम्पोर्टेंट और क्या है, इसके अलावा इस बार यूथ गेम में तलवारबाजी, काइंगिंग, कैनोइंग, केलो स्लैलम तथा रोइंग, ये खेल जो है इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, इस बार की जो है इसमें यूथ गेम में, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम में जो है इसका आयोजन किया गया है। इसकी जो शुभांकर है आशा है, ध्यान रखिएगा आशा। अब इसमें से प्रश्न क्या पूछा जाएगा पहला यूथ गेम जो है खेलो इंडिया गेम कहाँ आयोजित हुआ, 2018 में हुआ, दिल्ली में हुआ। 2023 का पांचवा कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से शुरुआत हुई। कब शुरुआत हुई, 30 जनवरी 2023 को हुई। ठीक है, इसमें कितने शहरों में आयोजन इसका होगा, तो ये आयोजन होगा 8 शहरों में, प्लस दिल्ली सहित 9 को कर देंगे आप। अगर इसमें 9, 10, 11, 12 होगा तो 9 को आप टिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है खेलो इंडिया यूथ गेम में इस बार कौन से खेल को सम्मिलित किया गया है, तो इसमें से ध्यान रखिएगा, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये नहीं पूछा जाएगा कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आपको ये पूरे पता होना चाहिए कि तलवारबाजी शामिल हुआ है, ठीक है, काइगिंग शामिल हुआ है, कैनोइंग शामिल हुआ है, रोइंग शामिल हुआ है, ठीक है, और कैनो स्लेलम जो है, ये इतने सारे खेल जो है इस बार के उसमें जो है खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल हुए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, फोर्थ नंबर है भारत की जो है, ठीक है, किसकी, भारत की अंडर 19 T20 विश्व कप की विजेता बनी, उसने इंग्लैंड को हराया। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बड़ी बात है, महिलाओं का एक काफ़ी मतलब ये गौरवान्वित करने वाले क्षण होते हैं ये। ठीक है, कि अगर आपका चाहे पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो, अगर विदेश में इतने बड़े टूर्नामेंट जीत के आते हैं तो देश का नाम तो ऊंचा होता है, साथ में जो है ये हर भारतीय को जो है इससे गौरवान्वित होना ही चाहिए। ठीक है, तो महिलाओं द्वारा जो अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उसमें उन्होंने इंग्लैंड को हराकर ये चैंपियनशिप T20 अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीत लिया। ठीक है, इसकी खास बात यह है मध्य प्रदेश की सौम्या तिवारी जो है इस टीम का हिस्सा, इस विजेता टीम की हिस्सा रही। तो अब जो है जो MPPCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो सहायक कुल सचिव या यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का हो, या इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसी जो है MPPCS के द्वारा निरंतर आती जा रही है, चाहे वो हो या व्यापम या जो है PBS के कोई एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से पूछा जाता है प्रश्न कि सौम्या तिवारी किस खेल से संबंध रखती हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि सौम्या तिवारी बेसिकली किस खेल से संबंध रखती हैं, वो है क्रिकेट से संबंध रखती हैं। ठीक है, और अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जो जीता है वो उसका हिस्सा रही हैं। अब नेक्स्ट है कि जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ, हमने पुरुष तो पढ़ लिया, अब महिलाओं की बारी है। तो जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ उसमें महिला वर्ग में जो है बेलारूस की, ठीक है, बेलारूस की आर्याना सवालेका जो है विजेता बनी। ठीक है, महिला। नोवाक जोकोविच तो पुरुष वर्ग में थे, और बेलारूस की जो है वो सर्बिया के हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच, और ये है बेलारूस के। ठीक, तो ये इन्होंने सवालेका जो है ये जीती हैं। अब आगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। अब यहाँ पे अशोक चक्र भी लिखा जा सकता है ऑप्शन में, पर ध्यान रखिए परमवीर चक्र। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का 21 द्वीपों का नाम जो है परमवीर चक्र जो जिनको मिला है उनके विजेताओं के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये 7वां पॉइंट था। ये सब चीज़ें जो है आपको पेपर में, अलग अलग पेपर अगर आप पढ़ते हैं देखते हैं तो आपको वहाँ ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को जो है याद रखिए, ये सारी चीज़ें प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 8 है जल थल नभ अभ्यास एमफेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में जो है इसका आयोजन किया गया। अब यहाँ से प्रश्न है, अगर कोई इसका प्रश्न बनाए तो क्या है एमफेक्स 2023, कभी कभी आप हों या मैं हूँ, जब मैं सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तब इसके पहले जो है मैं देखता था इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते थे, एमफेक्स 2023 क्या है, तो ऐसा लगता था कि ये कहाँ से चीज़ें पूछी गई है। ठीक है, तो कुछ हर साल अभी भी है, अभी भी है, ये होता है कि
कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने सुने ही नहीं होते लेकिन एग्ज़ाम में होते हैं, कुछ लोगों को पता भी होता है। तो एमफेक्स 2023 क्या है? तो इसमें ऑप्शन में हो सकता है कि ये युद्ध अभ्यास है या किसी कार्यक्रम का आयोजन है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इस टाइप को पता होना चाहिए कि एमफेक्स 2023 जो है एक युद्धाभ्यास है, अभ्यास है। जल थल नभ में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में जो है इसका आयोजन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक। आप कैसे इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ। खादरवल्ली देदुकुला, खादरवल्ली देदुकुला ये नाम है। इन्हें मिलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। जैसे वर्ड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें वन पुरुष भी कहा जाता है, या तो ऐसे बहुत सारे जो नाम हैं पर्यावरण से रिलेटेड लोगों का, ठीक है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति हैं खादरवल्ली दुदुकेला, जिन्हें मिनट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है या के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाजरा के 5 प्रकार को बचाने का श्रेय, यानी इनकी जो बाजरा की 5 प्रजातियां होती हैं, प्रकार होते हैं, उनको बचाने का इनको श्रेय दिया जाता है, ठीक है। और इसको बदले में भी सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, ठीक है। कि इनको मिलेट मैन ऑफ इंडिया या खादरवल्ली दुदुकेला को, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखिएगा, ठीक। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मान लीजिए इस न्यूज़पेपर में नहीं मिली तो अगले न्यूज़पेपर में, और न्यूज़पेपर के माध्यम से ही आपको मैगजीन में भी मिलती हैं ये चीज़ें पढ़ने को, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मैं बहुत सारे न्यूज़पेपर की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको चाहिए, एमपीपी और ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स में अब इम्पोर्टेंस करंट अफेयर्स की बढ़ गई है हर एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी देख लीजिए। पॉलिटी तो खैर हर रोज़ चेंज होती रहती है, तो उसको तो करंट अफेयर से बिल्कुल जोड़ा जाना बिल्कुल वाजिब है। तो अब करंट अफेयर्स में इस टाइप की चीज़ें भी बहुत पूछी जा रही हैं, ठीक है। अब बिल्कुल साधारण साधारण चीज़ें नहीं पूछी जा रही हैं, कंपटीशन बहुत हो गया है। तो इसलिए जो है ध्यान रखिए कि मिलेट मैन ऑफ इंडिया खादरवल्ली दुदे दुदे कुला को कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, बाजरा के 5 प्रकारों को जो है बचाने का श्रेय दिया जाता है, इसीलिए सरकार ने क्या किया, उनको सम्मान के तौर पर उनको पद्मश्री जो है सम्मानित किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का। इसमें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है इसमें, कि केरल में एक जगह है वायनाड, ठीक है। जिले बहुत फेमस था जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, वायनाड वायनाड बहुत आता था, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में आप चाहे बता दीजिए। दोस्तों एक चीज़ ये कहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वीडियो देखते हैं पर वीडियो में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते। अब क्यों नहीं कराते ये वही जानते होंगे। दोस्तों कम से कम वीडियो में एक लाइक तो जो है, ये एक्सपेक्ट जो है, जो वीडियो बना रहा है वो एक एक्सपेक्ट तो करता है कि आप उसको जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कम से कम एक लाइक तो जो है उसको मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप जो है एक लाइक जो है ज़रूर करेंगे। तो 10th नंबर क्वेश्चन है कि केरल के वायनाड जिले में 72 वर्षीय चेरुवलाय के रमन, इनका पूरा नाम है चेरुवलाय के रमन, ठीक है। यहाँ पर के किया अब पूरा हुआ, के रमन ने देसी धान के संरक्षक है। इन्होंने 54 देसी प्रजातियों को बचाया, इसलिए इन्हें पद्मश्री जो है सम्मानित किया। अब इम्पोर्टेंट क्यों है, देखिए भारत जो है कृषि प्रधान देश है। अगर कोई व्यक्ति अगर इस टाइप की चीज़ें कर रहा है तो वो तो इसको अपने आप में इस क्वेश्चन में वजन हो जाता है। 54 प्रजातियों को बचाया है धान की, धान धान से ही चावल बनता है, ठीक है। तो धान को ही चावल कहा जाता है। जो उसका कवर रहता है ना धान का, आपने देखा होगा, वो जो है उसी की वजह से उसको धान कहा जाता है। ऊपर जो कवर है जैसे उससे निकल गया, वो अपनी खोल से निकल गया तो वो क्या बन जाता है, फिर वो राइस बन जाता है, चावल बन जाता है। तो इन्होंने जो है केरल के वायनाड जिले से जो है 72 वर्षीय चेरुवलाय के रमन ने जो है देसी धान के संरक्षक हैं और 54 प्रजातियों का जो है इन्होंने संरक्षण किया, इसीलिए जो है पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री से जो है इन्हें सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर का, कि मध्य प्रदेश के इंदौर में, जो मध्य प्रदेश का इंदौर है पूरे इंडिया का सबसे साफ सुथरा शहर है, ठीक है। अब साफ सुथरा शहर होने के पीछे बहुत मेहनत है,
ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ होती है उसके पीछे रियल में बहुत मेहनत होती है। ठीक, मान लीजिए इंदौर में काफ़ी परिचित लोग हैं हमारे, तो हमने उनसे बाकी मतलब जानने की इच्छा हुई जानने की भाई कि साफ सुथरा शहर कैसे है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि अगर कोई आयोजन होता है, आयोजन समाप्त होने के बाद तुरंत साफ कर दिया जाता है। ठीक है, इस वजह से साफ सुथरा है। जैसे एग्जांपल के तौर में अगर हम अपने घर की बात करें, कोई गेस्ट आया और गेस्ट आने के बाद क्या होता है, जाने के बाद सीधे साफ सुथरा आदमी कर देता है, ठीक वैसा ही इंदौर शहर में होता है। इसलिए जो है अभी हर साल जो है इंडिया का सबसे साफ साफ शहरों में जो है इंदौर को नाम गिना जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के लिए जो है काफ़ी ये गौरव का विषय होना चाहिए, और चाहिए क्या है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर जो है सोलर पावर प्लांट के लिए ग्रीन बॉन्ड जो है लाने वाला देश का पहला नगर निगम होगा। ठीक है, विचार चल रहा है, अगर होता है तो ये पहला होगा। ठीक है, चलिए, इस वजह से जो है साफ सुथरा होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है उमरिया की। अब उमरिया कहाँ है? मध्य प्रदेश का एक जिला है उमरिया। उमरिया की बैगा जो चित्रकार हैं, जो धैया बाई, जिन्हें 2023 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2022 में जो है नारी शक्ति सम्मान भी जो है इनको दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये जो धैया बाई हैं बैगा चित्रकार हैं। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। तीन चीज़ इम्पोर्टेंट है, उमरिया ज़िले की हैं, बैगा चित्रकार है, नाम है जो धैया बाई। ठीक है, याद रखिए। 13, 74वें गणतंत्र समारोह के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी थे। ठीक है, क्या थे? अब्दुल फतह अल सीसी। और एक चीज़ ध्यान रखिए, 74वें थे ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अब जो है, अब ऐसा होने लगा है कि जो भी मुख्य अतिथि के तौर पे जो है गणतंत्र समारोह में होता है, गणतंत्र जो समारोह होता है उसमें आता है उस देश की उस देश की एक सैन्य टुकड़ी जो है, जो परेड होती है, भारत के परेड होती है, तो अब उसको कर्तव्य पथ कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर जो है उसकी टुकड़ी भी साथ में एक आती है। तो इस बार जो है परेड में भाग लिया मिस्र की एक सैन्य टुकड़ी ने। ठीक है, तो मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। इसको जो है ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022 के आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द जो क्रिकेटर चुने गए वो सूर्य कुमार हैं। ठीक है, सूर्य कुमार हैं जो 360 शॉट मारने की जो है के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये जो दक्षिण अफ्रीका के एक प्लेयर हैं एवी डिविलियर्स, सेम उसकी जैसा जो है ये घूम के 360 उसमें जो है ये खेलते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, बंजारा महाकुंभ महाराष्ट्र के जलगांव में शुरू होगा। ठीक है, बंजारा महाकुंभ। चलिए, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, झाबुआ मध्य प्रदेश के रातीतलाई क्षेत्र में रहने वाले कलाकार रमेश परमार और शांति परमार को संयुक्त रूप से क्या दिया? पद्म श्री अवार्ड दिया गया। दोनों आदिवासी गुड़िया बनाते हैं। ठीक है, दोनों आदिवासी क्या बनाते हैं? गुड़िया बनाते हैं। तो इस चीज़ में जो है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है 17 नंबर का। ठीक है, 2023 में एशियाई खेल कहाँ होंगे? चाइना में होंगे। 18 है, भारतीय धाविका यानी जो रनिंग करते हैं, दुंती चंद बोला जाता है उनको, डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं कि अभी हाल ही में किस धाविका को जो है डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया, या दुंती चंद किस खेल से संबंधित है। ये दोनों चीज़ जो है पूछी जा सकती हैं, तो ये आपको ये पता होना चाहिए। अब 19 जो क्वेश्चन है, इस समय पे 2-3 क्रिकेटर जो भारत के छाए हुए हैं। क्वेश्चन बनने की करंट अफेयर्स में बिल्कुल संभावना है, और इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, शुभम गिल, सूर्य कुमार, और एक हैं श्रेयस अय्यर। ठीक है, तो इसको इन तीनों का नाम रख लीजिए। शुभम गिल और सूर्य कुमार से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी इस समय पे जो है इनके सितारे गर्दिश में हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ठीक है, तो शुभम गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 208 रन बनाया और सबसे तेज दोहरा शतक लगाया ओडीआई टेस्ट में, ओडीआई में। ऐसा करने वाले सबसे युवा बल्लेबाज है। ठीक है, शुभम गिल, नाम नोट कर लीजिए, शुभम गिल। किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ 208। नेक्स्ट है
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला कहाँ है? सबसे मध्य प्रदेश का सबसे पूर्व में है सिंगरौली जिला। ठीक, जो यहाँ से एक विशेषता और है कि मध्य प्रदेश की ये ऊर्जा राजधानी है। ठीक है, और इस जिले में भू अधिकार योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2023 को की गई। ठीक है, 20वां, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई 28 जनवरी 2023 को, जो है सॉरी 22 जनवरी 2023 को इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे देखिए, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मेरा ऐसा मानना है कि इस बार किसी न किसी एग्ज़ाम में MPPCS जो कम से कम 5 से 6 एग्ज़ाम कॉन्डक्ट करवा रहा है, किसी न किसी एक में ही पूछ लेगा प्रोजेक्ट एलोरा क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन तो बता देगा, ऑप्शन दे देगा कि महाराष्ट्र की गुफाओं से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं या प्रोग्राम है, ऐसा कुछ बता देगा। 2-3 और बता देगा, 2 और बताएगा, तीसरे सही ऑप्शन होगा। जो 3 होंगे आप में से सही छोड़ के आप गलत लगा के आएंगे। गलत इसलिए लगाएंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर ऐसा नहीं है। ये इसका सही, इसका जो बेसिकली काम है कि माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च भारत में अपने प्रोजेक्ट एलोरा की मदद से जो दुर्लभ भारतीय भाषाएं हैं जो कि विलुप्त हो रही हैं, उनको संग्रहित संरक्षित करने का काम कर रहा है। और जो भाषाएं विलुप्त हो रही हैं, लुप्त हो रही हैं, उन भाषाओं को डिजिटीकरण जो है करेगा, यही प्रोजेक्ट एलोरा है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग न्यूज़पेपरों में जो है इस टाइप की चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो वो चीज़ें जो है मैं आप लोगों के लिए निरंतर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट एलोरा क्या है? माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च भारत में अपने प्रोजेक्ट एलोरा की मदद से जो भारतीय भाषाएं, जो दुर्लभ भाषाएं हैं, उनको संरक्षित करने का काम कर रहा है। और जो भाषाएं विलुप्त हो रही हैं, लुप्त हो रही हैं, उनको क्या कर रहा है? डिजिटलीकरण जो है कर रहा है। यही प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट एलोरा के नाम से जाना जा रहा है। अब नेक्स्ट है 22। 22 क्या करा है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट। दोस्तों बहुत सारी जो है रिपोर्टें होती हैं, अलग अलग जो है एजेंसीज जो है रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, उसी की कड़ी में जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट है। इसमें सबसे कम भ्रष्टाचार वाला जो देश है वो डेनमार्क है, और इस सूची में भारत 85वें नंबर पे है। ठीक है, भ्रष्टाचार के जो वो होते हैं, इसका भी जो है डेमोक्रेसी हो गया, सबसे अच्छा पासपोर्ट किस राज्य का है, सॉरी किस देश का है, और किसकी अच्छी डेमोक्रेसी है, भ्रष्टाचार कहाँ कम है, कहाँ भूख कम है, ये सब चीज़ें जो है रिपोर्ट सालाना प्रस्तुत करते ही है अपनी एजेंसियाँ। तो उसी तहत जो है एक ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, पारदर्शिता, जिसे ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता कहा जाता है, पारदर्शिता इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट में सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश डेनमार्क है, और भारत यहाँ क्या है? 85वें नंबर पे है। ठीक है, तो हमको जो है सबसे कम कौन सा है, सबसे ज़्यादा कहाँ कौन है, और उसमें भारत की बेसिकली भारत की स्थिति क्या है, हमें वो जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ये 3 चीज़ एग्ज़ाम में सबसे कम पूछ लेगा, सबसे ज़्यादा पूछ लेगा, और उसमें भारत की क्या स्थिति है ये पूछ लेगा। इसके अलावा और दूसरा चीज़ आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। ठीक है, अब जो है अगला देखते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले अमरावती हो के लिए अनाउंसमेंट हुआ था, पर अब क्या होगी? अब विशाखापट्टनम होगी। चलिए, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी, ठीक है, बहुत ही मतलब कहा जाए बहुत होशियार हैं, इसमें किसी को भी तनिक भर जो है शंका नहीं हो सकती। तो और अर्थशास्त्री तो है ही है। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में योगदान देने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार, ठीक है, ब्रिटेन द्वारा सम्मानित होंगे। ब्रिटेन का पुरस्कार है, उनको द्वारा जो है सम्मानित होंगे। अब एक क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन, यू विन, जैसे प्रोजेक्ट एलोरा था, भारतीय भाषा जो विलुप्त हो रही उनको जो है संग्रहित करने का था, संरक्षित करने का था, उसी प्रकार जो है यू विन भारत में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने का प्लेटफॉर्म है यू विन। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ यू विन। यू विन क्या है? यू विन ये है, वो है, और उसमें एक ऑप्शन दे देगा कि महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने का प्लेटफॉर्म है। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए 26 हरित रेलवे स्टेशन के लिए विशाखापट्टनम को जो है सर्टिफिकेट मिला। ठीक, 27 है अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट,
क्या साइक्लोन? तो ये भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच एक संयुक्त युद्धाभ्यास है जो भारत के जैसलमेर में आयोजित किया गया है। ठीक है, अभ्यास साइक्लोन। ठीक है, फर्स्ट ये क्या है? भारत और मिस्र के बीच में एक युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कहाँ है? गंगा विलास है। ठीक है, जो हाल ही में जो है सुर्खियों बटोर रहा है। ये यूपी के बनारस से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। ठीक है, रिवर पर सबसे चलने वाला सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा रिवर क्रूज है गंगा विलास, उसका नाम दिया गया है। और जो कि यूपी के बनारस जो जिला है वहाँ से शुरू होगा और बांग्लादेश से होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक जो है ये जाएगा। बहुत लग्जरियस है। इसके बाद 29 है, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में, जो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स है, नॉर्वे पहले पे, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पे है, भारत यहाँ पे 46वें नंबर पे जो है। अफगानिस्तान सबसे आखिरी में 167 में नंबर पे जो है अफगानिस्तान आता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, सबसे खराब, सबसे अच्छा, और उसमें भारत की स्थिति क्या है ये अपन को जानना है। तो 85 में था भ्रष्टाचार वाले में, ट्रांसपेरेंसी में, और ग्लोबल डेमोक्रेसी में 46वें नंबर पे। ठीक है, अफगानिस्तान की सबसे खराब स्थिति है और सबसे अच्छा है नॉर्वे, इसके नंबर पे न्यूजीलैंड। ठीक है, चलिए 31 अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षक दिवस है 2018 को संयुक्त राष्ट्र ने 24 जनवरी को जो है मनाने का फैसला किया, यानी घोषित किया। तो अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षक दिवस है, शिक्षा दिवस, शिक्षक नहीं शिक्षा दिवस है, वो 2018 से, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2018 से यूएनओ ने 24 जनवरी को मनाने का निर्णय लिया। तो इसी के तहत जो है जो यूनेस्को है उसने 24 जनवरी को ये मना रहा है, तो उसने किसके रूप में मनाएगा? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अफगान बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित करने का जो है इसने निर्णय लिया है कि भैया इस बार का जो है शिक्षा दिवस जो मनाया जाएगा, जिसमें हम अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ और बालिकाओं को जो है ये हम इस बार समर्पित करेंगे। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ विशेष आएगा, लोग जो भारत की जो है जो संघ है और जो भारत का संविधान है उससे संबंधित कुछ विशेष था इस बार न्यूज़पेपर में, और मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए, इसीलिए जो है इसको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ये कुछ विशेष है आप लोगों के लिए। मैंने दोस्तों अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि बहुत अच्छा है कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा एक बुक और अच्छे से पढ़ लिया जाए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए आप। तो गणतंत्र का क्या मतलब होता है? गणतंत्र, गणतंत्र, गण यानी जनता का, तंत्र यानी शासन, यानी जनता का तंत्र या शासन होता है, गणतंत्र का मतलब होता है। ये प्रश्न सीधा सीधा यही पूछा जा चुका है, गणतंत्र क्या होता है? तो बता सकते हैं कि राजा का शासन, जनता का शासन, जनता का तंत्र, ऐसा करके ऑप्शन आते हैं, और आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, तो विशेष के तहत हम आज यही बात कर रहे हैं दोस्तों, जो भारत का संविधान है उसकी नींव कैसे पड़ी और कौन कौन से मुख्य संशोधन हुआ, यही पे जो है हम बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, पर क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा करंट अफेयर्स के तहत ये क्वेश्चन जो है 26 जनवरी के दिन पेपर में चीज़ छपी थी, मुझे ऐसा लगा कि आपको ये जानना चाहिए, तो आप लोगों के लिए ये लेके आया गया है। 1934 में जो है एम एन रॉय ने सबसे पहले, ठीक है, उनके पहले ये विचार आया था कि भारत का एक संविधान होना चाहिए और तैयार करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय ने किया, एम एन रॉय। ठीक है, ध्यान रखिए, सबसे पहले विचार उन्हीं को आया। 35 जो नंबर है, 1935 में कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के समक्ष अपनी यह आधिकारिक मांग जो है रखी। इसके बाद 40 अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश शासन ने संविधान सभा गठन की मांग को जो है मान लिया, और कैबिनेट मिशन 1946 के तहत योजना के तहत संविधान जो है सभा का जो है गठन किया गया। पर जो इनके सदस्य चुने गए वो प्रत्यक्ष नहीं चुने गए बल्कि अप्रत्यक्ष चुने गए। क्या होता है अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष होता है जैसे कि राज्यसभा के लोग चुने जाते हैं। ठीक है, जनता वहाँ पार्टिसिपेट नहीं करती। ठीक है, ये होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, चलिए 38 प्रारंभ में जो है सबसे पहले संविधान में 389 संविधान के सदस्य थे 389, पर जब देश का विभाजन हुआ तो 299 ही रह गए, और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान जो है स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें पेपर में वो थी। आप कुछ और इम्पोर्टेंट
40 नंबर का, संविधान के पहला संशोधन क्या हुआ 1951 में, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने के उद्देश्य से राज्यों को ये शक्तियाँ दी गई 1951 में। यानी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है उनकी उन्नति के लिए नियम कानून बनाने का जो है उद्देश्य राज्यों को जो है शक्तियाँ दी गई। अब 41 ऐसा क्वेश्चन है जो ऐसा पॉइंट है कि आप हर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको याद रह जाता है, बाकी 80% ऐसा है कि अक्सर ये जमाने को आता है कि आप ऐसे जमाइए एक लाइन से, तो उसके ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये अक्सर लोग गलत करते हैं। तो जो है 1976 में, यहाँ एक डेट तो ये हो गई 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा, यानी 1976 में संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में देखा जाता है। तो इसमें प्रस्तावना में, तो इसमें संशोधन किया गया, प्रस्तावना में समाजवादी, पंचनिरपेक्ष तथा अखंडता जैसे 3 शब्द जो है जोड़े गए। ठीक है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत 42 में समान न्याय जैसे नीति निर्देशक तत्व भी जोड़े गए, उसी का भाग है। समान न्याय जैसे नीति निर्देशक तत्व भी जो है 1976 में ही जो है 42वें संशोधन द्वारा जो है जोड़े गए। 43 1985 में संविधान के 1985 में संविधान के 92वें संविधान संशोधन में दल बदल विरोधी कानून जो है लाया गया। इस संशोधन के जरिए संसद और विधानसभा के सदस्यों को दल बदल के आधार पर आयोग ठहराने की व्यवस्था की गई। अब बहुत बार पूछा गया कि दल बदल के संशोधन के तहत 1985 में आया, 92वें संशोधन के द्वारा आया। ठीक है, दल बदल, ये दल बदल बहुत बार एग्जामों में जो है पूछा जा चुका है। 44 89 में पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 89 में क्या हुआ, जो मतदान का दायरा बढ़ाने के लिए आयु कम कर दी गई, तो इसमें ज़्यादा लोग शामिल होने लगे तो 18 कर दी गई 21 की अपेक्षा 89वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए 52 45 में 1992 में जो है पंचायती संस्थाओं को भी जो है संवैधानिक दर्जा के तहत जो है लाया गया। ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, तो मतलब जो संस्थाएं हैं इनको भी जो है उसके तहत जो है लाया गया है। अब नेक्स्ट है 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकार का जो है दर्जा दिया गया। 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकार दर्जा दिया गया। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना जो है मुफ्त या अनिवार्य मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की जो है सरकारें जो है कोशिश करेंगी। 47 2019 में स्वतंत्रता में पहली बार 2019 में स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को कमजोर वर्गों को आरक्षण देने का जो है प्रावधान किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि जिन्हें आरक्षण मिल रहा है, जिन्हें लाभ मिल रहा है, भले वो दूसरी कास्ट के हैं पर वो अगर वो संपन्न हैं तो भी उनको मिल रहा है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि 2019 में कि जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, कमजोर वर्ग है, उनको भी आरक्षण की व्यवस्था की गई, वो भी 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई 10। ठीक है, अभी तक जो है 105 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां तथा 5 परिशिष्ट के साथ संविधान विश्व का सबसे बड़ा जो है संविधान है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त। अगला बहुत जल्द वीडियो आपके पास आएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपनी एक प्रेजेंस जरूर बताइए। ठीक है, वीडियो को लाइक करके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इसका लाभ जो है सभी लोग पा सकें। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, नमस्कार।